अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे एंड आई एम योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन एंड वेलकम टू मेडिकोलॉजी। एंड आज की पास पेपर सीरीज के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक्स। सो बेटा, बायो एनर्जेटिक्स को हम सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड देखो, ये चैप्टर पढ़ने में मुश्किल लगता है थोड़ा स्टूडेंट्स को, लेकिन ये इसके ऐसे एमसीक्यूज इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं आए हुए। और मैं पहले ये कहूँगा, ज़रूर ये रिकमेंड करूँगा बेटा, आप ऊपर देख रहे होगे कि वीडियो का लिंक बायोएनर्जेटिक्स को मैंने बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है। सो उसको एक बार वीडियो को ज़रूर देखो, इससे होगा ये कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो दैट्स माय रिकमेंडेशन। सो अब बिला किसी ताखीर के हम स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू सॉल्यूशन को। अच्छा जी, पहला सवाल है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस द 6 कार्बन ग्लूकोज split up and change into 2 molecule of 3 कार्बन substances called ग्लाइकोलाइसिस में एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो है 3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूट जाता है या चेंज हो जाता है। उस 3 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम क्या है? तो वो है बेटा पायरोविक एसिड। सही है, सिट्रिक एसिड तो 6 कार्बन वाला है। सही है। सो द थिंग इज पायरोविक एसिड। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ये भी बहुत सिंपल। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? अब देखो, वो है पायरोविक एसिड। एसिटाइल कोए तो नहीं होता, लैक्टिक एसिड या सिट्रिक एसिड भी नहीं होता, तो पायरोविक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट होता है। और तो क्या कहें, यहाँ पे एटीपी भी मेंशन होता है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में हमें एटीपी भी मिलता है, तो एटीपी भी हम एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं। NADH2 भी हमारे पास मिलता है। बहरहाल इसमें से हमारे पास सही ऑप्शन ये था। फिर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल लोकेटेड इन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो किधर लगी हुई होती है बेटा? अब ऑप्शन में देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस में भी होती है और आपके जो है रेस्पिरेशन में भी होती है। अच्छा देखो, इसमें मैंने सारे रेस्पिरेशन, क्योंकि आपको पता है एमडी कैट में फोटोसिंथेसिस का टॉपिक ऑलरेडी जो है ना ऑब्सोलीट हो गया, तो हम मैंने उसी के क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन के। अच्छा जी, इसमें आपके पास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात हो रही है, कहाँ लगी हुई होती है? तो बेटा एक तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लगी हुई होती है, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में लगी होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उसमें इनर मेम्ब्रेन में जो फोल्डिंग्स होती हैं जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं बेटा, उसमें लगी हुई होती है। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही ऑप्शन है। आउटर में तो नहीं होता, अब जो है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में भी नहीं, मैट्रिक्स में भी नहीं। एंजाइम एसोसिएटेड विद क्रैब्स साइकिल आर फाउंड इन। देखो क्रैब्स साइकिल कहाँ पे होती है? क्रैब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है क्रैब्स साइकिल, तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही एंजाइम्स मौजूद होगा, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन आरबीसी हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ। अच्छा जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो मेन ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होता है वो हेमोग्लोबिन, सॉरी आरबीसी में जो वाटर है उसका और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन करना मेन मेजर फंक्शन है आपके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। ऑल तो कि ये ऑक्सीजन के साथ भी बाइंड करता है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करवाता है, लेकिन फिलहाल जो इस इन ऑप्शंस में से हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि देखो आरबीसी के अंदर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का ये रिएक्शन करवाता है वाटर के साथ, और इसके नतीजे में हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है। सही है ना? तो कार्बोनिक एसिड बनता है, तो कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है C2H2। तो द थिंग इज वो फिर बाद में क्या होता है, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है। जब उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है तो फिर आपके पास बाइकार्बोनेटाइन और प्रोटॉन रिलीज आउट होता है। सही है ना? तो आपके पास ये कार्बोनिक एसिड को फॉर्म करने वाला यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है, तो उसका डी इसका सूटेबल ऑप्शन बनता है यहाँ पे। Three word equation are shown. Carbon dioxide is converting into carbon dioxide reacting with water form glucose plus oxygen. ये तो photosynthesis की बात हो रही है। सही है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये रेस्पिरेशन की बात हो रही है बेटा।
एंड ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो रही है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। व्हाट आर द इक्वेशन फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन? भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है बेटा, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपके पास ये सही ऑप्शन होगा आर। तो द थिंग इज किस इसमें आपका ग्लूकोज जो है अल्कोहल एट द एंड, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल या कोई ऑर्गेनिक एसिड होना चाहिए। सो इसमें आपका पहला तो फोटोसिंथेसिस, दूसरा जो है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि देखो इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो दैट्स व्हाई इसमें आर ओनली इसका सही ऑप्शन होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है क्रैब साइकिल। देखो भाई यहाँ पे लिखा है कि क्रैब साइकिल जो है, क्रैब साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इन द क्रैब साइकिल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन अकम्पनीज द फॉर्मेशन ऑफ। अच्छा भाई क्रैब साइकिल में जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है वो आपके पास किस चीज यानी उसके बाद क्या होता है, द थिंग इज कि आपके पास जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है उसके बाद जो क्रैब साइकिल का जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है। सो बेटा ये क्रैब साइकिल मैंने यहाँ पे दिखाई है और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इधर हो रही है, तो सेकेनाइल कोएंजाइम ये जो बनता है जिसमें कोएंजाइम में फौरन निकल जाता है और ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रही है, तो इसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है सकीनेट। सही है, तो अब देखो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है पहला है सिट्रेट। सिट्रेट तो बेटा इधर बन जाता है, इधर तो कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई। अल्फा कीटोग्लूटरेट सही है इधर, तो इधर भी कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं हुई। सकीनेट इसका सही ऑप्शन है, सही है ना, क्योंकि फ्यूमरेट में भी कोई फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, ऑक्सैलो एसीटेट तो इसका साइक्लिक रिएक्टेंट है, तो सही ऑप्शन इसका ये आता है। अच्छा जी, फिर है आपका ग्लूकोज कन्वर्टिंग इनटू पायरुविक एसिड प्लस वाटर एंड 2 ADP plus PI form ATP, NADH plus 4H form NADH2. These reaction collectively constitute। अच्छा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो भाई ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है और वाटर बन रहा है, सही है, और एटीपी की फॉर्मेशन भी हो रही है और NADH2 भी बन रहा है। ये सीधा सीधा जो रिएक्शन है ये ग्लाइकोलाइसिस है बेटा, क्योंकि क्रैब साइकिल तो आप ये रिएक्शन शुरू हो रहा है ग्लूकोज से ना, तो ग्लूकोज से इसमें आपके पास एक ही रिएक्शन शुरू होता है वो है ग्लाइकोलाइसिस। सही है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये पहले भी आया था, दैट इज पायरुविक एसिड। सही है, देखो डाओ में भी ये क्वेश्चन आया है दो बार। द थिंग इज दिस क्वेश्चन लुक्स लाइक अ वैल्यूएबल क्वेश्चन। in which of the following process ATP is produced। अच्छा ATP किस किस में बनता है, देखो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होते हैं उसमें ATP बनता है, ऑल्टो के वो डार्क रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में आपके पास फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्शन होता है। सही है, फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में तो होता ही होता है, हमारे पास जो है आपका ATPs बनते ही बनते हैं, और एनारोबिक में भी बनते हैं, ऑल्टो के एनारोबिक में कम बनते हैं लेकिन बनते हैं। सही है, सो द थिंग इज दैट के तीनों ही रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें यानी 1 to n। अच्छा अब यहाँ पे कहीं कोई कहेगा कि भाई फोटोसिंथेसिस में तो नहीं बना रिलीज, तो यहाँ पे देखो पूछा गया एटीपी प्रोड्यूस। अगर यही सवाल ऐसा हो जाता कि एटीपी किस में रिलीज हो रहा है तो भाई फोटोसिंथेसिस फिर ऑप्शन आपका नहीं होता, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एटीपी बनाता है लेकिन रिलीज नहीं करता बेटा, तो फोटोसिंथेसिस एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस का पूछा गया। अच्छा भाई व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, देखो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉस्फेट का ऐड हो जाना, तो एडीपी में आपका फॉस्फेट का ऐड हो जाना ये क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा, तो ये होगी फॉस्फोराइलेशन। और इस फॉस्फोराइलेशन में हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी किसी केमिकल की ऑक्सीडेशन से मिलेगी, मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ऑक्सीडेशन होती है उससे मिलती है, क्योंकि बेटा फोटोसिंथेसिस का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसमें जो एनर्जी मिलती है वो लाइट से मिलती है। देखो याद रखना फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है लाइट एनर्जी आती है, वाटर को तोड़ती है, वाटर से ऑक्सीजन निकल जाता है और पीछे बचता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से जाते हैं और NADP को मिलते हैं,
और NADP को मिलता है तो ये बनता है NADPH2। और इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ATP की फॉर्मेशन होती है। जबकि रेस्पिरेशन में उल्टा होता है, रेस्पिरेशन में जो NADH2 बनता है, NADH2 टूटता है NAD में, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन में, और फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से जाके ऑक्सीजन को मिलते हैं और फिर आपका वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। और इस दौरान, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो देखो डायरेक्शन रिवर्स है। फोटोसिंथेसिस में लाइट से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल रहा है, NADP को मिल रहा है, और रेस्पिरेशन में NADP से NADH2 से निकल रहा है और ऑक्सीजन को मिल रहा है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसी को बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन में होने वाले एटीपी की फॉर्मेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी यूजिंग एनर्जी गेन बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स अलोंग अ चेन ऑफ कैरियर्स। सो ए इसका सही ऑप्शन है, लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी देखते हैं। एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एटीपी, एटीपी में तो फॉस्फेट ऐड होता नहीं है, तो बी तो सर वैसे ही गलत हो गया। एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ग्लूकोज, तो भाई यहाँ पे तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात की गई, ग्लाइकोलाइसिस में तो नहीं हो रहा है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो लास्ट स्टेज होता है रेस्पिरेशन का। रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट इज डीफॉस्फोराइलेशन। तो ए इसका एक्यूरेट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट Krebs साइकिल इज नॉट ट्रू। Krebs साइकिल के बारे में, Krebs साइकिल अकर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। Krebs साइकिल इज लिंक विद ग्लाइकोलाइसिस, लिंक टू ग्लाइकोलाइसिस बाय पायरुवेट, ये भी सही है, क्योंकि भाई ग्लाइकोलाइसिस में पायरुवेट बनता है और फिर पायरुवेट आता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो पायरुवेट पहले ऑक्सीडाइज होता है और फिर Krebs साइकिल का हिस्सा बनता है। ऑल्टो के ये ये स्टेटमेंट 100% सही नहीं है, क्योंकि बीच में एक और स्टेप भी आता है। ऐसे ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बनता है वो डायरेक्टली Krebs साइकिल का हिस्सा नहीं बन जाता। लेकिन अगर हम देखेंगे कि बाकी सारे स्टेटमेंट भी सही हुए, तो इस स्टेटमेंट को हम गलत करार देंगे, क्योंकि जो है ये 100% एक्यूरेट बात नहीं है। फिर है Krebs साइकिल इज द सिंगल ग्रेटेस्ट डायरेक्ट सोर्स ऑफ एटीपी दिया, ये एक गलत स्टेटमेंट मिल गई, क्योंकि हमारे पास Krebs साइकिल जो होता है उसमें एटीपी तो इतने बनते ही नहीं है, उस पर तो NADH2 बनते हैं और फिर आपका वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके टूटते हैं तो एटीपीज बनते हैं। तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा गलत है। सिट्रेट इज एन इंटरमीडिएट ऑफ Krebs साइकिल, ये तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। एंड द Krebs साइकिल प्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड्स सच एज NADH2 FADH2, ये भी सही है। तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका सी बन रहा है, सही है, बी नहीं बन रहा, बी इज करेक्ट, सही है। बी वाज ऑल्सो के इनकम्प्लीट, लेकिन बी इज करेक्ट, तो सी जो है इसका सही ऑप्शन है। which part of the cell does glycolysis occur? Glycolysis बेटा साइटोप्लाज्म में होती है, बहुत सिंपल बच्चों वाला सवाल था ये। The process by which one molecule of glucose is split into molecules of pyruvate is called। अब ये तो वही अभी हमने पहले सॉल्व किया था, देखो JSMU में आया हुआ 2018 में, तो ये आपका होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज टूट रहा है पायरुवेट में, ग्लाइकोलाइसिस कहलाएगा। The complete aerobic oxidation of glucose result in the synthesis of as many as dash molecule of, अगर एक ग्लूकोज की पूरी ब्रेकडाउन होगी तो अकॉर्डिंग टू बुक यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक में बेटा 36 एटीपीज बनेंगे, प्रोकैरियोटिक में 38 बनते हैं, सही है। अच्छा, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइक, देखो फिर से आ गया सेम एमसीक्यूज। एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड होता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस का। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज द नेट रिएक्शन, कौन सा प्रोसेस है जिसमें नेट यानी पायरुविक एसिड टूट रहा है 5 कैरियर के मॉलिक्यूल और 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, मतलब पायरुविक एसिड में तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन होता है। पायरुविक एसिड की पूरी ब्रेकडाउन जो है Krebs साइकिल में हो जाती है। देखो ये होता है कि ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लाइकोलाइसिस से आपका पायरुविक एसिड निकला, PA निकला, तो पहले ये ऑक्सीडाइज होगा और बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए, सही है, और फिर ये जाएगा Krebs साइकिल में। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाएगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन में निकलेगा और फिर Krebs साइकिल में जब ये एंटर होगा तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल, तो ये बता रहा है कि भाई तीनों कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए, तीनों। तो इसका मतलब है कि पायरुविक एसिड को यहाँ से बता रहा है कि भाई पायरुविक एसिड की पहले ऑक्सीडेशन हुई फिर Krebs साइकिल में गया, तो ये रिएक्शन बता रहा है कि भाई पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन प्लस Krebs साइकिल दोनों मिला के बात हो गई।
तो ग्लाइकोलाइसिस का तो रिएक्शन नहीं है, फर्मेंटेशन भी नहीं है। सही, फर्मेंटेशन भी नहीं है। और दूसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यस दिस इज द क्रैब साइकिल, TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। सही है, तो सी इसका सही ऑप्शन है। पायरुविक एसिड इज एन एंड प्रोडक्ट। और देखो बेटा फिर वही देखो, लम्स में 2012-17 में आया हुआ है। अब उल्टा पूछ लिया, पहले पूछा था ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, अब पूछा पायरुविक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट है। तो ग्लाइकोलाइसिस का सही ऑप्शन है। कॉमन टू द क्रैब साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस इन यूकैरियोट्स, क्या चीज है जो कॉमन है? प्रोडक्शन ऑफ FADH2, प्रोडक्शन नहीं भाई, FADH2 सिर्फ क्रैब साइकिल में होती है। लोकलाइजेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये भी नहीं। अकरेंस इन एनारोबिक कंडीशन, ये भी नहीं, क्योंकि भाई क्रैब साइकिल तो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ना क्रैब साइकिल में होती है ना ग्लाइकोलाइसिस में होती है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन दोनों में होती है, दोनों में ATPs की फॉर्मेशन होती है, तो डी इसका सही ऑप्शन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ 3 प्रोटॉन थ्रू द ATPase कॉम्प्लेक्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की जो मूवमेंट होती है तो एक चैनल होता है जिसका नाम है ATPase कॉम्प्लेक्स। अब इसमें से प्रोटॉन निकलते हैं तो आपका ATP बनता है। 3 प्रोटॉन के निकालने पे एक ATP का मॉलिक्यूल बनता है। सही है, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भाई 3 प्रोटॉन के ट्रांसपोर्टेशन से शुगर नहीं बनता, NADP मॉलिक्यूल नहीं बनते, ATPs बनते हैं। And the last question is 4 tubes were set up under certain condition। देखो 4 ट्यूब्स रखे गए, ये ट्यूब नंबर 1 है, फिर ये ट्यूब नंबर 2 है, फिर ये ट्यूब नंबर 3 एंड ये अच्छा कहा गया सर्टेन कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में। अच्छा, आफ्टर इंक्यूबेशन यानी उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे रखने के बाद सैंपल वाज एनालाइज एंड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टेट। यानी ये देखना था कि भाई कौन से ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टेट बना है। इन विच ट्यूब आर लैक्टेट मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट। अब इनमें से कौन सी ट्यूब में लैक्टेट के प्रेजेंस होने के चांसेस ज्यादा है। तो देखो भाई, आपके पास ट्यूब 1 में जो कंटेंट है वो है ऑक्सीजन डेफिसिट, ऑक्सीजन उस पर नहीं है। देखो लैक्टेट कम बनता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक कंडीशन में। अब एनारोबिक कंडीशन में बनता है और ऑक्सीजन ना नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपके पास जो कंटेंट रखा गया टेस्ट ट्यूब में वो पायरुवेट भी रखा गया और ईस्ट भी रखा गया। फिर नंबर 2 में ऑक्सीजन रिच में ग्लूकोज और फैकल्टेटिव एरोब्स रखे गए। अच्छा, द थिंग इज क्योंकि भाई फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब होता है कि भाई जिसको जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सके और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों कर सके। सही है। एंड थर्ड इज ऑक्सीजन रिच एंड ग्लूकोज एंड एनिमल सेल। देखो जब ऑक्सीजन है तो लैक्टेट बनेगा नहीं। सही है, तो इसका मतलब है 2 और 3 में तो लैक्टेट नहीं बनेगा। ऑक्सीजन डेफिसिट, पायरुवेट प्लस ऑब्लिगेट एरोब्स, ऑब्लिगेट एरोब्स। अच्छा जी, सो द थिंग इज कि भाई यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे पॉसिबल है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है वहां पर ही लैक्टेट बनने के चांसेस ज्यादा है। अच्छा, अब द थिंग इज दैट कि आपके पास जो है पूछा गया इन विच ट्यूब आर लैक्टेट मोस्ट लाइकली टू बी प्रेजेंट। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि बेटा देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए और लैक्टेट भी होना चाहिए। सही है। अब देखो ऑक्सीजन डेफिसिट है, पायरुवेट है, पावर यीस्ट है, तो यीस्ट जो है ये करता है आपके पास फर्मेंटेशन करेगा। तो फर्मेंटेशन करेगा, अगर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अच्छा, और यहाँ पे बताया गया कि भाई ऑक्सीजन रिच कंडीशन है ग्लूकोज प्लस फैकल्टेटिव एरोब्स। तो अब यहाँ पे फैकल्टेटिव एरोब्स का मतलब होता है कि अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगा लेकिन लैक्टेट बनने के चांसेस यहाँ कम। फिर ये है ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट एंड ग्लूकोज और एक एनिमल सेल डाला गया है,
तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, सही है। और यहाँ पे लैक्टेट नहीं बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन डेफिसिट है और ऑब्लिगेट एरोब रखा गया है। जब ऑब्लिगेट एरोब रखा गया है यहाँ पे, तो इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसको तो ऑक्सीजन चाहिए, ये तो मर जाएगा। सो ये तो नहीं हो सकता, ये तो जिंदा नहीं रह सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टेट बनेगा वो 1, 2 और 3 में बन सकता है, बाकी बनना पॉसिबल नहीं। सो आपके पास जो है यहाँ पे जो पॉसिबल आंसर बनता है वो बनता है डी, सही है। सो आई गेस सो कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है दूसरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।